तक तो इस देश में किसान को अन्नदाता कहा जाता था और बारी बारी से केंद्र की सरकार भी इस बात को लेकर के प्रेस के रूबरू हो रही थी, पूरे देश में ये कह रही थी कि हमें इस बात को लेकर के पीड़ा है कि जो देश का अन्नदाता है वो आज -डिग्री के टेम्परेचर में सड़कों पे बैठ करके धरने दे रहे हैं। लेकिन हमने जो कानून बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक है। अगर कानून ठीक होते तो फिर उनको ये बात कहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब इसको बंद करवाना भाई, ये जो चला रखा है उसको बंद कराओ। ये मशीन ग्राइंडर। अब आज की ताजा घटना है कि जो अन्नदाता के लिए लड़ रहा था, आज उसके खिलाफ इस किस्म के मुकदमे दर्ज किए सरकार ने, जिसमें डकैती के शब्द जुड़े हुए हैं, जिसमें लूटपाट की बात लिखी हुई है। जो 395 लगाई है, 395 का मतलब होता है आईपीसी 395 कि उसमें किसी ने डकैती मारी, किसी ने लूटपाट करी, किसी ने छीना झपटी करी। जो किसान नेता इस सारे आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे उनके खिलाफ सरकार ने 395, 397, 120B के तहत आज मामले दर्ज किए हैं। जबकि जो कल का एपिसोड था सारा का सारा वो सरकार की खुद की एक साजिश थी, एक चाल थी। हमारे यहाँ गाजीपुर बॉर्डर लगता है, दिल्ली के चारों तरफ में बाकी सारे हरियाणा के बॉर्डर हैं और हजारों ट्रैक्टर ने हरियाणा के जो बॉर्डर थे वहां से मार्च किया। कहीं कोई अनहोनी घटना नहीं घटी, कोई छोटा मोटा झगड़ा विवाद नहीं था। लेकिन गाजीपुर का बॉर्डर क्योंकि यूपी का था, यूपी में इनकी अपनी गवर्नमेंट थी, वहां इन्होंने कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो है, जो पिछले कई दिन से ये बारी बारी कह रहे थे कि इसमें आंदोलन में कुछ ऐसे लोग हैं जो कोई ना कोई गड़बड़ करेंगे। लेकिन किसान संगठन के जो लोग थे उन्होंने तो एक एक ट्राली पे भी पहरा दे रखा था। ट्राली में जो बैठे हुए लोग थे उनमें एक की जिम्मेवारी होती थी भी बाकी सब सो जाओ, एक आदमी सारी रात पहरा देगा, कोई असामाजिक तत्व हमारे बीच में न आ जाए। वहां तो बहन बेटियां सो रही थी, कोई विवाद झगड़ा नहीं था। वहाँ छोटे छोटे बच्चे सो रहे थे, उनको कोई तकलीफ नहीं थी। वहाँ 85 साल के बुजुर्ग सो रहे थे, उनको कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन कल इन्होंने जानबूझ करके कि इस शांत प्रिय जो आंदोलन चल रहा है, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन हो चुका है, कैसे इस आंदोलन में तोड़ फोड़ की जाए, कैसे इस आंदोलन को खत्म किया जाए, इसके लिए यूपी की साइड से कुछ असामाजिक लोगों को लाने का काम किया और उन्होंने फिर इस किस्म की अफवाहें फैलाई कि जो नौजवान उस आंदोलन का हिस्सा था वो भावुक हो रहा था और वो उनके बहकावे में आकर के ही कहीं लाल किले पे गया। लाल किले पे जाने के बाद जो शरारती थे उन्होंने तो अपनी शरारत कर ली, जो सरकार का षड्यंत्रकारी था उसने अपना काम किया। लेकिन जो किसान एक्चुअल में गया था, आपने देखा होगा, आखिर जब वहां से किसान उस जगह को खाली करके अपने अपने घर की तरफ लौट रहा था, अपने आंदोलन वाली जगह पे लौट रहा था, तो उसने नेशनल एंथम बजाया, राष्ट्रगान वहां गाया गया और राष्ट्रगान गा करके उस तिरंगे को उन्होंने सलूट करके और उसके बाद फिर वो अपने अपने घर की तरफ गया। आज क्योंकि सरकार की, बीजेपी की हमेशा ऐसी सोच रही है कि लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे जरूर बांट लिया जाए। इसी तरह गुजरात के अंदर इन्होंने किया था। गुजरात में जो दंगे कराए गए थे, एक बारी गोधरा जो कांड हुआ था, आज भी उसको लोग नहीं भूल पाए। ये इसको गोधरा कांड क्या स्वरूप देना चाहते थे, पर मैं तो बधाई देता हूं उन किसान सूरवीरों को जो वहां पे ट्रैक्टर यात्रा निकाल करके आए, सरकार को ये कह करके आए कि आप समय रहते अपने द्वारा बनाए गए 3 काले कानून वापस ले लो, अगर नहीं लोगे तो फिर हम लगातार इसी तरह से शांत तरीके से बैठ करके, शांत तरीके से मार्च करके, यात्राएं निकाल करके आपको इसके लिए हम आगाह कराते रहेंगे।
आपको अपनी गलती का सुधार करने का मौका देते रहे। कल मार्च जो है अकेला दिल्ली में नहीं हुआ, पूरे पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, कोई स्टेट ऐसी नहीं थी जहां किसानों ने कल मार्च नहीं की और लाखों लाखों की संख्या के अंदर मार्च किया गया था। मैं तो आज फिर आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपने गलत निर्णय कर लिया और आपके गलत निर्णय की वजह से कितने लोग आज परेशान हो रहे हैं। आप अपनी इस भूल को सुधारो। अगर आप बारी बारी ये कहते हो कि हम इसको 2 साल के लिए डेफर कर लेते हैं, हम इसको 3 साल के लिए कर लेते हैं, तो इसका मतलब आप गलती पे हो। आप अपनी गलती को सुधारने के लिए कृषि के कानूनों को खत्म करो और खत्म करके नए सिरे से जो वायदे आपने किए थे, जो कहा था कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, जो आपने ये कहा था कि जहां किसान का कर्जा माफ करेंगे वहीं स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, आपने ये भी वायदा किया था कि हम तो किसान की जो लागत मूल्य होगी, जो फसल पे खर्चा आता है, उससे उसको 50% ज्यादा दे करके किसान को मजबूत करेंगे। तो अब किसान आपके सामने आकर के अपनी बात कह रहा है, आप गलती को सुधारो और अपने किए हुए वायदों को पूरा करने का काम करो। सर, सरकार के आज कई नेताओं का ये कहना है कि जो घटनाक्रम हुआ लाल किले पर वो एक साजिशन, जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ किसान आंदोलन के ऊपर उसका एक तरह से ठीकरा फोड़ा गया है। सरकार में बैठे लोगों का काम है, वो तो अपना पक्ष रखेगी, वो अपनी गलती को छुपाने के लिए लोगों पे आरोप लगाएगी, लेकिन आप सारे इस बात के लिए स्वयं जो है इसके साक्षी हैं, गवाह हैं कि 2 महीने हो गए हमारे बॉर्डर के ऊपर लोगों को बैठे हुए। कितने ट्रैक्टर मार्च शहरों में से, अलग अलग गांव से निकले। कहीं से भी कोई सोशल मीडिया पे छोटी मोटी ऐसी रिपोर्ट आपने देखी जिससे लगता हो कि कोई हुलड़बाजी हो रही है या कोई इसमें इस तरह के लोग शामिल हो रहे हैं जो कहीं किसी का नुकसान कर देंगे? वो लोग तो अपनी बात केंद्र की सरकार तक पहुंचाने के लिए जहां जैसा उनको समझ में आया उसी तरह से उन्होंने उस आंदोलन को समर्थन किया। आज आपने जो इस्तीफा दिया है, जिक्र किया गया, कृषि जो शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा कि इसमें चाइना का भी रोल है और ताकि इंडस्ट्री जो है भारत में ना आए, इसलिए चाइना। ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारे प्रदेश में ऐसे शिक्षा मंत्री बने हैं जिनको स्कूल का भी ज्ञान नहीं है, वो चाइना की बात करते हैं। उससे पूछो शिक्षा मंत्री से कि खैर के कितने दरख्त कटे हैं और कौन काट के ले गया है, कितना बड़ा सरकार का नुकसान हुआ है और कितने दरख्त काट करके किसने ले जा करके बेचे हैं। उनको ये जानकारी तो हो सकती है, लेकिन उनको ये नहीं पता किसान कैसे, किसान ने तो उसके घर के दरवाजे पे जाकर के क्या बोला था, आपने मीडिया में देखा होगा, किस तरह से उनके ऊपर सवाल खड़े किए, किस तरह से उनके ऊपर इलिगेशन लगाए। ये मैं नहीं कह रहा, लोगों के लगाए हुए हैं। जिन लोगों ने उनको वोट दिए वही उनके घर पे गए, उन्होंने कहा कि हमने तेरे को वोट दिया था, हमने तेरे को विधानसभा का सदस्य बनाया था, इसलिए नहीं बनाया था कि तू किसान की आज अनदेखी करने का काम करे। आज आपका जो सबसे बड़ा फैसला है, विधानसभा से इनेलो के एकमात्र विधायक थे आप, आवाज बुलंद करते थे विधानसभा में, आज आपने जो इस्तीफा दिया है, इस सारे क्रियाकलाप को, इस सारे जो आपने ट्रैक्टर मार्च से यात्रा निकाली किसानों के मामले में, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्यों आप इस स्थिति तक पहुंचे? हमारी जो पार्टी है वो चौधरी देवीलाल की नीतियों से बनी हुई है। चौधरी देवीलाल ने इसको पार्टी का पौधा लगाया था, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी और चौधरी देवीलाल ने हमेशा जब कभी भी गरीब आदमी के साथ, कमेरे वर्ग के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ किसी भी सरकार ने अनदेखी करने का काम किया, उन्होंने उसका साथ दिया, उस लड़ाई को लड़ा। जब कभी वो सत्ता में थे उन्होंने ऐसे गरीब लोगों के कल्याणकारी काम किए जो आज पूरे देश में लागू है, दुनिया में उनका जिक्र है। पेंशन योजना इस देश में अगर कोई लेकर के आया, लागू करी, तो शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। अगर किसी ने पहली दफा इस देश में किसान का कर्जा माफ किया, उस शख्स का नाम भी चौधरी देवीलाल था। अगर किसी ने ट्रैक्टर को गड्ढा बनाने का काम इस देश में किया तो उसका नाम भी चौधरी देवीलाल था। अगर गरीब हरिजन की और वाल्मीकि की, बैकवर्ड की
अगर कहीं गांव की पंचायत में बड़ी भागीदारी, तो नंबरदार का पद अलग से निकाल करके उनको एक सम्मान देने का काम किया। गरीब आदमी के घर के अंदर बैठने की जगह नहीं थी, उसके लिए चौपालों का निर्माण पहली दफा इस देश में किया तो चौधरी साहब ने किया। ओलावृष्टि से किसान की अगर फसल बर्बाद होगी, खराब होगी, उस फसल का मुआवजा अगर किसी ने शुरू किया तो उसकी शुरुआत भी चौधरी देवीलाल की देन है, और कोई दूसरा आदमी नहीं इस देश में जो ये दावा कर सके, कह सके कि मैंने कोई इस तरह के काम किए जिससे देश को फायदा। यहाँ तो ऐसी सरकार बन गई अब इस देश में कि जो कैसे किसान की जमीन से किसान को बेदखल किया जाए उसके लिए कानून बना दिए। हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाली है। हम किसान की कोई अनदेखी करे उसको सहन नहीं करेंगे। हमने बैठ कर के फैसला लिया कि हम उस विधानसभा के सदस्य के रूप में नहीं उन लोगों के साथ बीच में जाकर के बैठेंगे जो किसान के खिलाफ इन कानूनों के लिए प्रस्ताव लेकर के आते हैं, जो उनके ऊपर इस बात की मोहर लगाते हैं। जो विपक्ष के लोग हैं वो वॉकआउट करके भागते हैं। तो ऐसे विधानसभा में एज ए सदस्य के रूप में अगर मैं बैठ करके उनकी सारी बातें सुनूं तो फिर मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे नहीं बढ़ाता। इसलिए पार्टी के सारे साथियों ने हमारे आपस में बैठ करके विचार हुआ और ये फैसला लिया गया कि अगर 26 जनवरी तक, क्योंकि गणतंत्र दिवस जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पर्व है और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये थी, बहुत सारे साथियों की सोच ये थी कि 26 जनवरी तक हो सकता है कोई प्रधानमंत्री जी के समझ में आ जाए और ये कानून काले जो बनाए गए वापिस हो जाए। तो मैंने कहा भी आप मुझे एक तरफ तो कहते हो कि आप इस्तीफा दो और दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि हमें कुछ दिन देखना चाहिए, तो देखने की तारीख तय कर देता हूँ। आज 26 जनवरी तक अगर वापस हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो 27 को जा करके स्पीकर को इस्तीफा सौंप दूंगा। मैंने 2 दफा इस्तीफे स्पीकर को पहले भेजे, लेकिन स्पीकर साहब ने क्यों नहीं मेरे इस्तीफे को उस वक्त ये कहा फोन करके मुझे, या आपको नहीं बताया कि भी उनका इस्तीफा मेरे पास, अगर मैं इस इस्तीफे को वो नहीं 26 तक उनकी जो उन्होंने इसमें कंडीशन लगाई वो नहीं पूरी होगी तो मैं इस्तीफा मंजूर कर लूँगा। उन्होंने मुझे कहा कि आप फिजिकली आकर के अपना इस्तीफा दो। इसलिए आज मैं स्पेशल अपना इस्तीफा उनको सौंपने के लिए आया था और मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा इस्तीफा मंजूर किया। अन्य विधायक पहले जो है विरोध जता रहे थे। अब मैं आपको एक चीज और खोल के बता देता हूँ। अब मैं पूरे प्रदेश के अंदर अपना कार्यक्रम रखूंगा और उन हलकों में जाऊंगा विशेष रूप से जिनके 80-85% मतदाता किसान है और वहां से किसी भी पार्टी का कोई भी चुन करके आया, वहां मैं लोगों से मिलूंगा और उनको इन कृषि कानूनों की सारी बात खोल करके बताऊंगा। और जो लोगों ने उन हलकों में खास करके जाऊंगा जिन्होंने जाके किसान के साथ खड़े होकर के फोटोएं खिंचवाई और जिन्होंने ये कहा था कि हम आपके लिए त्याग पत्र दे देंगे, अब कहूंगा कि समय आए और वो त्याग पत्र दें। अगर किसान की हितैषी है, अगर किसान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अगर किसान के साथ न्याय कराने की बात है तो फिर ऐसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए और खास करके उन लोगों को जो चौधरी देवीलाल की फोटो लगाते हैं, या तो वो चौधरी देवीलाल की फोटो लगानी छोड़ दें, अगर नहीं छोड़ते हैं तो फिर उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा नहीं देते तो वो ना केवल चौधरी देवीलाल के लिए कलंक है बल्कि हरियाणा के हर उस व्यक्ति के लिए वो कलंकित लोग हैं जो चौधरी देवीलाल की नीतियों में आस्था रखते हैं। आपने बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर भी जाएंगे, आपने पहले मना कर रहे थे वो कि यहाँ आने नहीं देंगे राजनेताओं को, अब आप किसान के रूप में अब आप मुझे किसी ने भी, मैं टीकरी के बॉर्डर पे भी गया, मैं सिंगू के बॉर्डर के ऊपर भी गया, मैं जो राजस्थान का बॉर्डर है सांजापुर भी गया और दूसरे पे भी, दोनों पे गया, पलवल भी जा गया और यहाँ तक मैं 2-3 बॉर्डर्स के ऊपर तो उन्होंने मुझे बकायदा कहा कि आप आकर के जो भी बात करना चाहते इस आंदोलन के बारे में आप अपनी बात रखें। मैं सिंगू के बॉर्डर के ऊपर तो जहां मेन स्टेज लगी हुई है उसके बिल्कुल सामने बैठ करके लोगों से मिल करके आया हूँ। कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति, ये जो घड़ियाली आंसू भरे ना कांग्रेस वाले जो कहते हैं हम किसानों के साथ हैं, इनको किसी को वहां तक तो पहुंचना बहुत दूर की बात थी
ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो किसी में गए ही नहीं, एक में। और वो गया था, वो अपना क्या नाम है उसका, दीपेंद्र, वो गया और उसको जब किसी ने नजदीक नहीं फटकने दिया तो एक जगह कोई हरियाणा के लोग लंगर लगा के बैठे थे, रोटियां बना रहे थे। ये वहां जाकर के रोटियां बनाने लग गए। इसने रोटी भी ऐसी सेक दी, वो भी जल गई। इसको तो रोटी भी नहीं सेकनी आई। गया तो रोटी सेकने था पर उसने फूंकी आया। अभय जी, आपने जो बड़ा विषय मैं कोई भी ऐसा बॉर्डर नहीं था जिस बॉर्डर पे गया हूं और लोगों ने मेरा स्वागत ना किया हूं, लोगों ने मेरे साथ सभ्य तरीके से बात ना करी। टीकरी के बॉर्डर के ऊपर भी एन आखिर तक जहां मंच था वहां गया और वहां लोगों ने संबोधित करते हुए, मैं गया तब तक समय हो गया था उसको खत्म करने का, उसके बाद भी 1 घंटा उन्होंने चलाया। और मैं जब पहुंचा तो उन्होंने मेरा वेलकम किया। जितने लोग हजारों मेरे साथ के उनका सबका स्वागत किया और ये कहा कि हम आपका स्वागत करते हैं कि आप हजारों लोगों के साथ आज हमारा समर्थन करने। मैंने कहा समर्थन नहीं, अपनी जिम्मेवारी निभाने हैं। अभय जी, आपने कहा समर्थन तो वो लोग करते हैं जो सुबह जाकर के समर्थन देते हैं, शाम को घर आ जाते हैं। मैं उनमें से नहीं था। मेरे तो टेंट लगे हुए, आज भी जाकर के देख सकते हो। सैकड़ों टेंट तो सिंगू बॉर्डर के ऊपर है और सैकड़ों टेंट जो है मैंने इस पे टिकरी बॉर्डर के ऊपर लगा रखे। आज भी वहाँ चौधरी देवीलाल के नाम का लंगर चलता है। आपने कहा कि वो आप ऐसी विधानसभा के सदस्य नहीं रहना चाहते थे जिस सरकार ने कृषि कानूनों के पक्ष में विश्वास मत हासिल करके यहाँ पर उसको धन्यवाद किया हो, क्योंकि अभी इसका विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है। आगे इलाहाबाद से फिर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसके सदस्य नहीं बनेंगे। अभी बाई इलेक्शन जब आएगा, मतलब आना तो है ही 6 सुन तो लो, फिर ये फैसला लोग करेंगे। चौधरी देवीलाल ने 1 दफा इस्तीफा दिया था और चौधरी देवीलाल ने दोबारा फिर चुनाव लड़ा, बाई इलेक्शन। डॉक्टर मंगल सेन उनके साथी थे, उनको भी लड़ना पड़ा। वहाँ के जो मतदाता थे उन्होंने चौधरी देवीलाल को भी डॉक्टर मंगल सेन को, दोनों को इस बात के लिए मजबूर किया कि आप दोबारा चुनाव लड़ो। और उन्होंने फिर दोबारा चुनाव लड़ा, चौधरी देवीलाल जीत करके। ये फैसला इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोग करेंगे। ना आप कर सकते, ना मैं कर सकता, ना कोई मेरी पार्टी का साथी मुझे इसके लिए बाध्य कर सकता। ये मैं टोटल उनके ऊपर छोड़ूंगा। चुनाव आएगा तब देखेंगे क्या होगा, लेकिन चुनाव से पहले हालात ऐसे पैदा कर दूंगा कि इस विधानसभा में कई लोगों के मेरी शक्ल देख करके भी पसीने आ जाएंगे, नाम सुन के भी पसीने कढ़ा दूंगा कईयों के। अब जो आपकी नई रणनीति है, जो आप विधायकों के और इनके एरिया में जाओगे, कब से शुरू हो रहा कैंपेन ये हल्का हो जाना? तो सभी मैं इन सब साथियों को मैंने कहा है कि अपने आराम से ऑफिस में बैठ करके इस पर चर्चा करेंगे, कार्यक्रम जल्दी तय करके लोगों के बीच में जाएंगे। पहले टारगेट सत्ताधारी विधायक मंत्री होंगे या क्या होगा, किस तरह की रणनीति? आज की डेट में तो मैं एक ही था विपक्ष में, बाकी तो सारे सत्ताधारी है। बता दे कौन सा विपक्ष में? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तुम विपक्ष में मानते हो? अगर विपक्ष में होता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वॉकआउट करके विधानसभा से भागता नहीं। उस दिन जिस दिन कृषि बिल के ऊपर चर्चा होनी थी, उस दिन भाग के गया कि नहीं भाग के गया? इसकी अपनी पार्टी की जो इनकी स्टेट की प्रेसिडेंट है, उसने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में ये आरोप लगाया था हुड्डा पे कि ये कांग्रेस, ये बीजेपी का एजेंट है। ये आरोप लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? ये आपके अखबारों में, रेडियो में, टीवी पे, सब चैनल पे आया हुआ है। तो फिर तुम मुझे बता तो दो कौन सा विपक्ष का है यहाँ जिसके मैं हल्के में ना जाऊं। यहाँ तो सारे सत्ता पक्ष वाले हैं। मैंने कह तो दिया, आपसे बता दिया, या तो चौधरी साहब की फोटो हटा लें, वो नहीं हटाएंगे तो फिर लोग, आज उनकी हालत आपको पता नहीं है बेचारों की क्या है। बिल्कुल, मेरा केवल और केवल एक ही किसान को लेकर के, जो आज किसान की अनदेखी हो रही है, जिस तरह किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह से नेताओं पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उसकी मैं केवल निंदा नहीं करता, बल्कि सरकार जो कर रही है उसके अगेंस्ट मुझे किसी हद तक लड़ना पड़े, मैं उस लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा। पहले ओपी चौटाला जी ने ये कहा था कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं बड़ौदा चुनाव से पहले। अब जिस तरीके के हालात बन चुके हैं, आप क्या देखते हैं आगे सरकार को किस तरीके से? चुनाव मध्यवर्ती तो तब हो जब कोई विपक्ष का व्यक्ति इस बात के लिए प्रयास करे। इसके पास 31 MLA है, वो तो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मध्यवर्ती चुनाव तो
यहाँ हालात इस तरह के लोग पैदा करेंगे जिससे होंगे। पर कैप्टन किसानों अभिनंदन की ने जो कहा बात की जा रही थी, किसानों की बात में सेक्टरली तमाम चीजें हुई। मैं ना जी टीवी वालों की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। कैप्टन अमरिंदर ने कहा है कि ये किसान उसके वहां से वापस आ जाए, क्योंकि इसमें जो कल हुआ है असामाजिक तत्व वहां पर चले गए हैं, इसलिए आपके आंदोलन को इन लोगों ने छवि करने प्रयास करने का धूमिल करने का प्रयास किया, इसलिए वहां से जो असली किसान है वो वापस आ जाए। ये कैप्टन अमरिंदर का ट्वीट है। जो किसान वहां पे गए थे परेड के लिए, वो अपना अपना ट्रैक्टर लेकर के गए थे, ट्रालियां नहीं ले गए थे। तो वो किसान तो जो ट्रैक्टर से परेड करने गया था, नेचुरल है कि वहां से वापस अपने घर आएगा। जो लोग ऑलरेडी ट्रालियों में बैठे हैं वो आज भी वहां उसी तरह से